यस, लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था आपकी इंडियन इको का। उसका एक लेक्चर हुआ था, उसमें मैंने जो जो बताया वो ध्यान से सुनना। यहाँ देखो मेरी तरफ, आपकी 3 तरह की इकोनॉमी होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। तीनों इकोनॉमी के बारे में हम लोगों ने जाना था। यहाँ देखो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है बेटा जिसमें सारे रिसोर्सेज किसके हाथों में होते हैं? प्राइवेट सेक्टर के हाथों में, आपके और मेरे हाथों में। यहाँ गवर्नमेंट होती ही नहीं है, सारे रिसोर्सेज किसके हाथ में है? प्राइवेट सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर काम करता है प्रॉफिट मोटिव के लिए। किसके लिए? जितनी भी 3 मेजर प्रॉब्लम है ना, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, वो सारी प्रॉब्लम प्राइस मैकेनिज्म से सॉल्व होती है। किससे सॉल्व होती है? प्राइस मैकेनिज्म मतलब डिमांड सप्लाई। सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? डिमांड। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो वो बनाओ, जिस चीज़ की डिमांड कम हो मत बनाओ। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किससे होगा? डिमांड सप्लाई से। ठीक है, यहाँ पे कंज्यूमर किंग होता है। कौन होता है किंग? कंज्यूमर जो बोलेगा वो बनाया जाएगा। और गवर्नमेंट बिल्कुल जीरो होती है, ना के बराबर होती ही नहीं है, बल्कि इसके जस्ट विपरीत होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट के हाथों में होते हैं। किसके हाथों में होते हैं? गवर्नमेंट वो रिसोर्सेज जिसके साथ शेयर करना चाहेगी करेगी। गवर्नमेंट बोलेगी ये चीज़ हम बनाएंगे तो सिर्फ हम ही बनाएंगे, गवर्नमेंट के अलावा यहाँ कोई और एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं, सोशल वेलफेयर के लिए काम होता है। किसके लिए काम होता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी को 1 on 1 याद करेंगे हम। यहाँ सारे रिसोर्सेज प्राइवेट सेक्टर के हाथों में है, यहाँ सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट के हाथों में। यहाँ प्रॉफिट मोटिव के लिए काम होता है, यहाँ सोशल वेलफेयर के लिए काम होता है। यहाँ कंज्यूमर किंग होता है, यहाँ कंज्यूमर कुछ मायने, गवर्नमेंट किंग है यहाँ पर। यहाँ पर प्राइस मैकेनिज्म चलता है, यहाँ प्लानिंग मैकेनिज्म चलता है। प्राइस मैकेनिज्म मतलब डिमांड सप्लाई, प्लानिंग मैकेनिज्म मतलब गवर्नमेंट को जो चीज़ बनानी होगी वो बनाएंगे, ज़्यादा बनानी होगी ज़्यादा बनाएंगे, कम बनानी होगी और वो हमेशा सोशल वेलफेयर को अपने सामने रखेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के हितों के लिए काम करेगी। ये होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। जवाहरलाल नेहरू को जब देश आज़ाद हुआ हमारा, इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे आज़ाद होने के बाद क्या हुआ। 1947 हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया आज़ादी के वक्त हमारी हालत, ब्रिटिशर्स ने हमारा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया, क्या करा क्या नहीं करा, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब हमने 1 में पढ़ा। अब 2 में हम पढ़ेंगे। अब हम आज़ाद हो चुके हैं, अब 1947 में खड़े हम। जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। जवाहरलाल नेहरू जी के पास 2 ऑप्शन अवेलेबल थे, इंडिया की इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट रखे कि सोशलिस्ट रखे। सोशलिस्ट इकोनॉमी के वो बहुत बड़े एडमायरर थे, उन्हें सोशलिस्ट इकोनॉमी पसंद थी, फिर भी उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को सोशलिस्ट नहीं रखा। क्योंकि सोवियत यूनियन में जब यूएसएसआर अलग नहीं हुआ था, जब पूरी सोवियत यूनियन, ये जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज है सब एक ही थी, एक ही करेंसी चलती थी, सब एक होकर रहते थे। उस समय पे ये सोशलिज़म बहुत चलता था। जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ विज़िट भी किया, सोशलिज़म को देखा, उनके कल्चर को भी देखा, लेकिन वो पूरी तरीके से सोशलिज़म के फेवर में नहीं थे। उनको ऐसा लगा अगर सारी चीज़ें सरकार अपने हाथों में ले लेगी तो प्राइवेट सेक्टर अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगा। प्राइवेट सेक्टर को ऐसा लगेगा कि हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने ना तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चुना ना सोशलिस्ट चुना, उन्होंने चुना मिक्स्ड इकोनॉमी। और उन्होंने इंडिया को क्या बनाया? जहाँ पे सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों लोग रहेंगे, जहाँ पर को एग्जिस्ट करेगा हमारा प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। कौन सा सेक्टर? प्राइवेट सेक्टर भी होगा हमारा और प्राइवेट सेक्टर होगा हमारा। आज जैसे हेल्थ है, हेल्थ में प्राइवेट हॉस्पिटल भी है और गवर्नमेंट, हमने पब्लिक के ऊपर छोड़ दिया तुम्हें कहाँ इलाज करवाना है। प्राइवेट स्कूल भी है और गवर्नमेंट स्कूल भी है, पब्लिक के ऊपर छोड़ दिया तुम्हें एजुकेशन। प्राइवेट कंपनियां भी दवाइयाँ बनाती है, गवर्नमेंट कंपनियां भी दवाइयाँ बनाती है, प्राइवेट इंडस्ट्री भी है और पब्लिक इंडस्ट्री भी है। लेकिन जहाँ पर उनको लगा कि कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर आएगा तो नष्ट कर देगा, उन्होंने वहाँ प्राइवेट सेक्टर की एंट्री को बैन कर दिया। जैसे रेलवे में प्राइवेट सेक्टर नहीं है, रेलवे पूरा पूरा कौन चलाता है? गवर्नमेंट। कल मैंने आपको एक बात बताई थी, आज उसको कंप्लीट करते हैं। एक बात का जवाब देना। आज अगर मान लो कोई एक छोटा सा गांव है जहाँ पे सिर्फ 2 लोग चढ़ते हैं, छोटा सा स्टेशन है, सरकार की जो ट्रेनें चल रही है वो वहाँ भी रुकती है, प्राइवेट सेक्टर रोकेगा वहाँ पे ट्रेन? अंबानी अडानी के हाथ में तुम ट्रेन दे दोगे, वो लोग परवाह करेंगे इनकी? कभी नहीं करेंगे, उन्हें कोई मतलब। गवर्नमेंट को मतलब है, गवर्नमेंट को हर छोटे छोटे गांव से भी, सोचो डकनिया भी स्टेशन है अपने यहाँ,
अब अगर कोटा में और डकनिया में फ़र्क कितना सा है, फिर भी वहाँ पे भी कॉस्ट लगा के हमने वहाँ के लोगों के भी इंटरेस्ट का ध्यान, नहीं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वहाँ जो लोग रहते हैं वो वहाँ से विज्ञान नगर से सीधा सीधा रेलवे स्टेशन भी जा सकते हैं। सरकार ये कॉस्ट को चाहती तो बचा सकती थी, लेकिन सरकार कभी कॉस्ट बचाने के लिए काम नहीं करती। सरकार काम करती है अंतिम व्यक्ति तक अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए। ये खूबी है। इसीलिए जहां पर पब्लिक सेक्टर काम करेगा वेलफेयर के लिए, सरकार ने जहां जहां प्राइवेटाइजेशन को रोका है ना, उसके पीछे गहरी सोच है। लेकिन अगर वहां पे भी प्राइवेटाइजेशन आ जाएगा तो उसके परिणाम बहुत खराब होंगे। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने सोच समझ के, उन्हें बहुत विजनरी पर्सनैलिटी कहा जाता था, विजन बड़ा दूर का था उनका, ठीक है। आज भी बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भी बहुत रिस्पेक्ट के साथ उनका नाम लिया जाता है कि विजन बड़े थे उनके। इंडिया जैसे देश को चलाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और 3 बार बैक टू बैक प्राइम मिनिस्टर रहे वो, 15 से 17 साल तक कंटिन्यू प्राइम मिनिस्टर रहे वो, ठीक है। इसरो आज उन्होंने खोला, एम्स की शुरुआत उन्होंने रखी। ये जितना भी तुम अपने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट देखोगे ना, तुम देखना इनकी स्थापना कब हुई है और किसने करी है, ठीक है। विजन बड़ा था उनका, तो उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को क्या रखा, मिक्स रखा। बोला जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी काम करेगा, पब्लिक सेक्टर भी काम करेगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ प्राइवेट सेक्टर को अंदर नहीं आने देंगे। ये सब बातें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी। तो 3 तरह की इकोनॉमी होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स। मैं आगे बढ़ूँ अब ध्यान से सुनना। जैसे ही हम आज़ाद हुए तो हम लोगों ने सबसे पहले प्लानिंग कमीशन बनाया। क्या बनाया? हमारे सामने गोल बहुत सारे थे और रिसोर्सेज बहुत कम थे। कुछ लोगों ने आके बोला देखो अंग्रेज़ों ने एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया, अब जल्दी से एग्रीकल्चर को रिवॉल्यूशन करो, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी लेकर आओ, एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाओ। कुछ लोगों ने बोला देखो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म हो गई है, जल्दी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को उठाने का काम करो। कुछ लोगों ने बोला इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे देश में, एयरपोर्ट नहीं है, सड़कें नहीं है, रेलवे की हालत बुरी है। ऐसे सब लोग टूट पड़े जब देश आज़ाद हुआ तो सरकार ने सोचा भाई ऐसे थोड़ी काम चलेगा। और इनकम टैक्स हमारे यहाँ कितना आता था? आज भी 4% लोग इनकम टैक्स देते हैं। आज भी 2022 में नहीं, ज़्यादा नहीं देते। बीइंग अ चार्टेड अकाउंटेंट बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात बोल रहा हूँ, भारत में सिर्फ 4% लोग इनकम टैक्स देते हैं, इसलिए सरकार को जीएसटी वगैरह लगानी पड़ती है। आज अगर सरकार जीएसटी ना लगाए, इनडायरेक्ट टैक्स हटा दे, तो इकोनॉमी चलना मुश्किल हो जाए। इनकम टैक्स तो कोई भरता ही नहीं है। कौन भरता है? तुम लोगों में से भी अभी हाथ खड़े करवाऊंगा, बहुत कम हाथ खड़े होंगे। और रूरल एरिया में तो बिल्कुल ना के बराबर है। रूरल एरिया में तो जिसका बंगला भी होगा ना लंबा चौड़ा, उससे भी पूछो इनकम टैक्स भरते हो, क्या होता है ये, लिटरली। तो सरकार ने क्या करा, डायरेक्ट टैक्स को तो बोला ये तो नहीं देंगे, नट्टे लोग हैं, उन्होंने इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दिया। कपड़े खरीदो टैक्स, जूते खरीदो टैक्स, मोबाइल खरीदो टैक्स, घड़ी खरीदो टैक्स, पेट्रोल डलाओ टैक्स, सुबह उठ के कोलगेट करो सालो टैक्स, ठीक है, उस पर भी टैक्स है। सुबह उठ के हम लोग क्लोजअप खरीदते, उसके ऊपर ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल। करना पड़ा, क्या करेंगे? जब आप डायरेक्ट टैक्स नहीं दोगे तो सरकार ने क्या लगा दिया फिर, चलो अब ये नहीं खरीदोगे, क्या खरीदो, ये तो खरीदोगे ना, टैक्स तो नहीं देते, इनकम तो छुपा देते हो, खर्चे कैसे छुपाओगे? नहीं करोगे कोलगेट, हाँ, सोप यूज नहीं करोगे, कपड़े नहीं पहनोगे, सब कुछ करना पड़ेगा, तो 2 इनडायरेक्ट टैक्स। ये तो मैं अभी की बता रहा हूं। अब आते हैं फ्लैशबैक। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो ना तो हमारा डायरेक्ट टैक्स से कलेक्शन इतना था, इनडायरेक्ट टैक्स तो था ही नहीं। जीएसटी तो 2017 में आया है, उसके पहले वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स चलते थे, वो भी 1990 के बाद आए हैं। पढ़ाऊंगा वो भी मैं, अभी आपके है आगे चैप्टर में। 1947 में तो कोई टैक्स भी नहीं थे, स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने लेवल पे छोटे मोटे लगाती थी बस। सेंट्रल लेवल पे कोई बहुत बड़े टैक्सेस, इनकम टैक्स ही था और वो कोई देता नहीं था, आज ही नहीं देते वो तो सरकार को बहुत दुविधा हुई कि अब क्या करें। रिसोर्स बहुत कम है और खर्चा बहुत ज़्यादा करना है, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट हर सेक्टर ही डिस्ट्रॉय हो चुका था। सरकार ने सबसे पहला काम किया प्लानिंग कमीशन बनाने का। क्या काम किया? प्लानिंग कमीशन का काम होगा रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज करना और अलोकेट करना। क्या करना? सारे रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज करना और अलोकेट करना इन सच अ वे
so that we could generate best possible return out of our minimum resources. हम अपने कम से कम रिसोर्सेज से ज़्यादा रिजल्ट जनरेट करें. हमारे पास रिसोर्स तो कम थे, लेकिन हमें वो कम से कम रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ करना था कि सब खुश हो. हमें स्कूल भी बनाने थे, हॉस्पिटल भी बनाने थे, रोड भी बनाने थे, फार्मर की इनकम को भी बढ़ाना था, एग्रीकल्चर को भी ऊपर लेके आना था. ये सब करने के लिए एक बहुत बड़े लेवल पे पढ़े लिखे लोगों की टीम की ज़रूरत थी. नेताओं के बस की नहीं है ये. तो हमने बनाया प्लानिंग कमीशन, और प्लानिंग कमीशन के अंदर बहुत पढ़े लिखे लोग होंगे, जिसका चेयरपर्सन कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. हमारे देश में बहुत सारी कमेटियां होती है, उसके अलग अलग चेयरपर्सन होते हैं, लेकिन प्लानिंग कमीशन को तो हमेशा उसका चेयरपर्सन ही कौन होगा? खुद साक्षात प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ठीक है, जो पीएम की कुर्सी पे होगा. और ये जवाहरलाल नेहरू के समय से प्रथा चली आ रही है, जो आज तक भी खत्म. अब आज अगर आपसे कोई पूछे प्राइम मिनिस्टर का चेयरपर्सन कौन है, तो मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है. जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो बाय डिफॉल्ट प्लानिंग कमीशन का क्या होगा? चेयरपर्सन. ये रूल है. मोदी जी जब आए तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन को चेंज किया थोड़ा. बरसों से तो प्लानिंग कमीशन ही था. 1947 से 2015 या 16 में उन्होंने प्लानिंग कमीशन के स्ट्रक्चर को रीडिफाइन किया और उन्होंने नया बनाया इसको, और उसको उन्होंने नाम दिया नीति आयोग, जो प्लानिंग कमीशन का ही हिंदी नाम है. प्लानिंग का मतलब होता है नीति और कमीशन का मतलब होता है आयोग. तो अगर मैं प्लानिंग कमीशन को हिंदी में बोलूँ तो उसका मतलब होता है नीति आयोग. लेकिन उन्होंने नीति की डेफिनेशन को ये बताया. नीति आयोग आपको लगेगा हिंदी नाम, लेकिन नीति इंग्लिश में NITI लिखा जाता है. क्या लिखा जाता है? NITI नीति. N फॉर नेशनल, I फॉर इंस्टीट्यूट, T फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, I फॉर इंडिया. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. क्या फुल फॉर्म है नीति आयोग की? एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिससे हम इंडिया को. उन्होंने नीति आयोग, उन्होंने कहा प्लानिंग कमीशन जो अपना काम कर रहा था बहुत बढ़िया था, इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक बहुत बढ़िया काम किया. अब हम इसकी जगह इसके ही तरह का एक दूसरा इंस्टीट्यूट कायम करना चाहते हैं, जिसका नाम उन्होंने दिया मैक्सिमम फंक्शन नीति आयोग के वही है जो प्लानिंग कमीशन के थे. कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है. एक मेन काम उन्होंने किया, ये सुनना बराबर, उनका ये कहना था कि हमें नीति आयोग का काम है सारे सेक्टर्स को स्टडी करना और बताना कि किस सेक्टर के अंदर कितने फंड की ज़रूरत है. नीति आयोग एक बार रिकमेंडेशन दे देगा तो सरकार बजट में उसी जगह पे खर्च करेगी. नीति आयोग ने कहा इस बार कोरोना की वजह से हमारे हेल्थ स्ट्रक्चर की हालत बहुत डाउन है, हमें हेल्थ पे खर्च करना है, तो हमारा बजट आएगा ना तो हम उसमें सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ करेंगे? हेल्थ. नीति आयोग ने कहा है एजुकेशन की हालत खस्ता है तो हम एजुकेशन. नीति आयोग ने कहा अब हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना चाहिए, एयरपोर्ट हमारे यहाँ बनने चाहिए, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है हमारे देश में, फॉरेनर्स आ रहे हैं, और वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, फॉरेनर्स आते हैं हमारे यहाँ, वही गिनती के वही 4-5-10 हॉस्पिटल एयरपोर्ट है जो बहुत ज़्यादा रश होते हैं, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं वो. अब लोगों की लेवल ऑफ इनकम बढ़ी है और वो लोग भी अब ज़्यादातर एयर ट्रैवल करने लगे हैं. तो नीति आयोग ने ये सब बताया, तो फिर गवर्नमेंट उसमें बजट अलोकेट कर दी. नीति आयोग का मेन काम है एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना, और इसके लिए वो स्टडी करती है हर स्टेट में, इस स्टेट में क्या है, इस स्टेट में क्या है, इस स्टेट में क्या है. जैसे अभी नीति आयोग ने कुछ समय पहले अपनी रिपोर्ट में कहा था कि साइबर सिक्योरिटी अभी हमारे लिए सबसे बड़ा थ्रेट है. पिछले कुछ समय में लोग डिजिटल पेमेंट बहुत करने लगे हैं, तुम भी जानते हो, और डिजिटल पेमेंट के साथ साथ साइबर क्राइम भी बहुत हो रहे हैं. किसी के भी अकाउंट से पैसे उड़ जाते हैं, लोग भोलेपन में आकर अपना पासवर्ड बता देते हैं, कोई फ़ोन करता है. तुमने जमतारा करके एक सीरीज़ है, देखी है क्या? ठीक है, जमतारा करके एक सीरीज़ है, वो सीरीज़ ही इसके ऊपर है कि वो लोग किस तरीके से फिशिंग करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनके आईडी वगैरह लेकर पैसे उनके अकाउंट में से उड़ा लेते हैं. बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट इशू के ऊपर ये वेब सीरीज़ बनाई गई है. कभी समय मिले अभी समर वेकेशंस में, ठीक है, तो देखना, समय मिले तो. वैसे तो पढ़ाई करना. चलो हाँ देखो,
हाँ, मैं ये बता रहा था, नीति आयोग ने ये कहा कि भैया साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, साइबर क्राइम बहुत हो रहे हैं। नीति आयोग ने ये रिकमेंडेशन दी थी 2020 या 21 में, और हाथों हाथ उनकी रिकमेंडेशन देते ही गवर्नमेंट ने हैदराबाद में साइबर सिक्योरिटी के लेकर एक पूरी साइबर क्राइम ब्रांच बना दी हैदराबाद में। अभी कुछ 2-1 हफ्ते पहले ही मोदी जी ने उसका इनॉग्रेशन किया हैदराबाद में, तेलंगाना में। किसने आइडेंटिफाई किया? नीति आयोग। काम कौन करेगा? गवर्नमेंट। आइडेंटिफाई करने का काम किसका है? नीति आयोग का। याद रखोगे? इसमें एक बात और बता दूं, फिर रीड करेंगे। एक बंदे थे महालोनोबिस, मिस्टर पीसी महालोनोबिस। महालोनोबिस को प्लानिंग कमीशन का आर्किटेक्ट कहा जाता है। ये प्लानिंग कमीशन की रचना जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर पीसी लोनोबिस, महालोनोबिस ने की। इसका नाम जरूर याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज प्लानिंग कमीशन, आप बोलोगे महालोनोबिस। एक ऐसा बंदा था, इतना पढ़ा लिखा बंदा था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इसने अपना ग्रेजुएशन किया था। उस समय में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाना बहुत बड़ी बात थी। ये उस समय वहाँ गए, अपना एजुकेशन पूरा किया, और इन्होंने यहाँ इंडिया में आकर अपना खुद का एक जर्नल खोला, एक अखबार खोला, जिसके अंदर ये इंडिया के सारे डेटा इकट्ठा करते थे। ठीक है, उस अखबार का नाम इन्होंने दिया संख्या, हिंदी में, जिसमें ये सारे स्टेटिस्टिक्स बताते थे। इंडिया में पॉवर्टी कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, कितने % लोग एग्रीकल्चर में डिपेंड है, कितने % लोग इंडस्ट्री में है। ये अपने लेवल पे ये सारा डेटा इकट्ठा करते इंडिया आज़ाद होने के बाद, और ये सारे डेटा अपने जर्नल में डालते, जिसका नाम था संख्या, और लोग बड़े शौक से उसे पढ़ते थे। उस समय का सबसे फेमस अखबार था। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता चला, जवाहरलाल नेहरू जी खुद इनके साथ मिले, काफ़ी सारी मीटिंग करी, और इन्होंने कहा आपकी ये जो सर्विसेज है ये इंडिया को और ऊपर लाने के लिए हमें दीजिए। इंडियन गवर्नमेंट में इनको एक बहुत बड़ी पोस्ट दी गई, और उस समय इन्होंने स्थापना करी प्लानिंग, जो आज तक भी चल रहा। तो ही इज नॉन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज कमीशन। बहुत बड़ी हस्ती थी मिस्टर पीसी महालोनोबिस। नाम याद रहेगा हमें, एक एक नंबर में आ सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लानिंग कमीशन। एक बार रीड करते हैं, देखो, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक प्लानिंग? इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब होता है, इकोनॉमिक प्लानिंग इज एसेंशियली अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज टू द मैक्सिमम एडवांटेज इन टर्म ऑफ सोसाइटी के आखिरी तबके को ग्रास रूट लेवल पे सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए हम अपने रिसोर्सेस को पहले तो ऑर्गेनाइज करें, फिर अलोकेट करें। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। इसमें मैं एक एग्जांपल दूंगा किताब से हटके। आज आप, काफ़ी बार मैंने पहले बोला है शायद, दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को मैं बहुत एडमायर करता हूँ। पिछले कुछ समय में जब से अरविंद केजरीवाल वहाँ के सीएम बने, उन्होंने दिल्ली के एजुकेशन के ऊपर ज़बरदस्त काम किया। आप ये चीज़ देखते होंगे, इंस्टाग्राम पे भी कोई वीडियोस आती है, सर्च भी करते होंगे, और हमारे तो कुछ दोस्त हैं दिल्ली में, वो भी हमें बताते हैं कि वहाँ का वाकई में स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त हुआ। वहाँ सरकारी स्कूल के बच्चे को वो सब चीज़ें मिलती है जो यहाँ शायद प्राइवेट में भी ना मिले। सरकारी स्कूल के बच्चे को, जिनकी फ़ीस होती है 100 रुपये 150 रुपये। उनका एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा था, उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि जितने भी स्कूलों में मैंने काम किया ना, मैंने नए स्कूल बहुत कम बनाए हैं। हमारे यहाँ रिसोर्सेज की कमी नहीं है, उन्हें ऑर्गेनाइज और अलोकेट करने की कमी है। उन्होंने ये बात कही, मैंने नए स्कूल बहुत कम खोले, 5-7 ही है बस, मैंने पुरानों को ही बहुत अच्छा कर दिया। क्या कमी थी? डेस्क सही नहीं थी, पेंट नहीं हो रहे थे, जाले जमे हुए रहते थे। इन सब में पैसा नहीं लगता, विल पावर चाहिए, विल पावर। इनमें इतना पैसा नहीं है। एक एक को भेजा वहाँ, सफाई करवाई, ठीक है, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स गए वहाँ पर, और जो सरकारी स्कूल के टीचर्स थे उनको सबको फॉरेन भेजा, ट्रेनिंग दिलवाई, और बोला अब आके पढ़ाओ। कैसे नहीं पढ़ेगा बच्चा? ये जिस तरीके से क्लास है, लास्ट तक बच्चा बैठा रहता है और सुनता है बराबर, ठीक है।
सरकारी स्कूल का पिछली बार रिजल्ट था 98%। और एक कमाल की बात सुनो, दिल्ली के सारे सरकारी स्कूल सीबीएसई है, सारे। यहाँ है, यहाँ मैक्सिमम आरबीएसई है और उसमें भी हिंदी मीडियम है। सारे सीबीएसई है, सारे इंग्लिश मीडियम है और उनका ओवरऑल रिजल्ट था 98%। इंडिया के किसी भी सरकारी स्कूल का ये रिजल्ट नहीं था। इंसान की विल पावर हो, ये ज़रूरी है। उसने क्या बोला, हमने सिर्फ ऑर्गेनाइज और अलोकेट किया। हमारे यहाँ भी देख लो, मैं तुम्हें कितने सरकारी स्कूल, ये यहाँ महारानी स्कूल है, ठीक है, इनके पास जगह की कमी है। साला हम लोग आज हमारे बिजनेस में सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारे लिए जगह है, ठीक है। आज हम लोगों को मैप में इतना बड़ा हर्डल झेलना पड़ा अभी सिर्फ जगह की वजह से। हमारे लिए कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती, बच्चा कम हो ज़्यादा हो, हमारा विल पावर ऐसा है हम कहीं पे भी चला लें, लेकिन वो लैंडलॉर्ड ऐसा मिले कि परेशान करके रख दिया, ठीक है। मैं ये मानता हूँ अगर मेरे पास जगह हो ना तो मैं अपने इंस्टीट्यूट को कितना भी ऊंचा ले जा सकता हूँ। मेरे लिए जगह सबसे इंपॉर्टेंट मैटर करती है। इनके पास जगह तो ऐसे ही मिल जाती है, सिर्फ मैन पावर की वजह से पीछे रह जाते हैं। 3-4 अच्छे टीचर्स रखने हैं, बच्चा खुद आएगा, ठीक है, वहाँ मात खा जाते हैं। जगह इतनी बड़ी बड़ी, गवर्नमेंट कॉलेज देखा है आपने? चलो छोड़ो, कोटा यूनिवर्सिटी देखना कभी ज़िंदगी में मौका मिले कोटा यूनिवर्सिटी जाना, इतनी बड़ी जगह है आप घूम जाओगे। मैं एक बार मेरा रिजल्ट लेने गया था, मैं घूम गया, मुझे गेट नहीं मिला, मैं कहाँ से जाऊँ वापस। एंड आई एम शॉक्ड कि इतनी गजब की जगह इनके पास है, इतना गजब का इंफ्रा है। साला विल पावर नहीं है, काम नहीं करना चाहते ये लोग, इतना कुछ है इंडिया में। आज भी सोने की चिड़िया है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है हमारे पास। अगर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये मान ले कि हाँ हमें करना ही है, तो हो सकता है ये उस बंदे ने वहाँ पे करके दिखा दिया कि हो तो सकता है। किसी ने सोचा था सरकारी स्कूल में हॉर्स राइडिंग होगी, वीडियो आते हैं वहाँ, सरकारी स्कूल का बच्चा हॉर्स राइडिंग कर रहा है। सरकारी स्कूल में स्विमिंग पूल है, ठीक है, सरकारी स्कूल में हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है, वहाँ पे हॉकी का ग्राउंड है, ये सब चीज़ें। चलो, इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब ही ये होता है क्या, अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड यूटिलाइजिंग रिसोर्सेस। अपने रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज करना, यूटिलाइज करना इन सच अ वे सो दैट इट कुड जनरेट मैक्सिमम रिटर्न। हमारी सोशल नीड्स सबकी पूरी हो जाए, इस ढंग से हमारे रिसोर्सेस को अलोकेट करना, ये काम है इकोनॉमिक, इसको इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं और यही काम है प्लानिंग कमीशन का। क्या होगा ये सब करने से? अब घिसे पिटे पॉइंट लिख देना, पॉवर्टी कम हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा, इंडस्ट्री अच्छी। ये मैं तुम्हें बोलूँगा, ये तुम खुद लिखना। टू ब्रेक द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, सोशल इंटरेस्ट प्रमोट होंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ये बिजनेस का खास पॉइंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारे सारे रिसोर्सेज का क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा, कैपिटल फॉर्मेशन का रेट बढ़ेगा। ये तुम्हारे हिसाब से लिखना, सब अच्छी बातें लिख देना। कोई आपसे पूछे इकोनॉमिक प्लानिंग करने से क्या होता है, तो ये अच्छी बातें लिख लेना। पॉवर्टी खत्म होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी आ जाएगी, अपग्रेडेशन हो जाएगा, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। सारी बड़ी बड़ी बातें मुझे सुनते रहना पूरे साल भर और दे मारना बढ़िया तरीके से, ठीक है। किससे होता है ये? इकोनॉमिक प्लानिंग से। लेकिन मेन डेफिनेशन में तुक्का मत लगाना, मेन डेफिनेशन वही लिखना जो मैंने इधर लिखी है। ये थे भाई साहब, बड़ा अच्छा फोटो इनका लेकर आया अपन, प्रोफेसर पीसी, डिस्टिंग्विश्ड थिंकर इन इकोनॉमिक्स, कंट्रीब्यूशन टू द फॉर्मेशन ऑफ आवर 5 ईयर। हाँ, इंडिया में 5 ईयर प्लान चलते हैं, 5 ईयर प्लान अभी आएगा इसमें। वो 5 ईयर प्लान भी यही लेकर आए थे। इन्होंने कहा हर 5 साल के अंदर गवर्नमेंट चेंज होगी और हर 5 साल में गवर्नमेंट बताएगी कि वो क्या क्या करना चाहती है। तो गवर्नमेंट क्या लेकर आएगी? 5 ईयर। इंडिया के 15 5 ईयर प्लान कंप्लीट हो चुके हैं, 16वें पे हम अभी काम कर रहे हैं। देखो, मैनी डिस्टिंग्विश्ड थिंकर इन इकोनॉमिक्स कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ 5 ईयर प्लान। A prominent name among them is P.C. Mahalanobis। 1893 में ये कोलकाता में जन्म हुआ था इनका। इनकी पढ़ाई कोलकाता और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हुई। इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI खोला। ये वो ISIS मत लिख देना तुम लोग,
ठीक है, इन्होंने इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट खोला कोलकाता में, जिसका जनरल स्टार्ट किया और उसका नाम था संख्या। क्या नाम था? संख्या। जो क्या करता था, सारे डेटाज इकट्ठे कर करके लाता था, और फिर बाद में इन्होंने ही प्लानिंग कमीशन की स्थापना की। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंडिया के 5 ईयर प्लान और प्लानिंग कमीशन को प्रमोट करने में। ये थोड़ी बहुत चीज़ें इनके बारे में याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो। 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। ये देखो, इमीडिएटली आफ्टर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी, आप लोगों को पता है 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? क्योंकि उस दिन हमारा संविधान लिखा गया था। जैसे ही 26 जनवरी को हमारा संविधान लिखा गया, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसी वक्त हम लोगों ने स्थापना करी प्लानिंग, और प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज इज फर्स्ट। तो कोई पूछे अगर पहला चेयरमैन कौन था तो क्या बोलोगे? ठीक है, प्लानिंग कमीशन के हिसाब से इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या होता है? वही यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इनटू डेवलपमेंट एक्टिविटीज। छोड़ो इसे, अभी तक हम 12 5 ईयर प्लान कंप्लीट कर चुके हैं। 15 बोल गया शायद मैं, 12। कितने 5 ईयर प्लान कंप्लीट कर चुके हैं? 2017 तक। 17 के बाद तो फिर क्या आ गया? नीति आयोग। तो फिर अब नीति आयोग चल रहा है, और नीति आयोग का अपना अलग सिस्टम है। तो प्लानिंग कमीशन अब खत्म हो चुका है। कोई आपसे पूछे प्लानिंग कमीशन कब शुरू हुआ? 1950, 47 में तो हम आज़ाद हुए थे। संविधान कब लिखा गया था? 1950। और प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई 51 में। 51 से लेकर कब तक चला? 2017। कितने 5 ईयर प्लान हो गए हमारे? 12 कंप्लीट हो गए। इसका फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? अब ये बात देखो, ऑन 1 जनवरी 2015 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड नीति आयोग। गवर्नमेंट ने क्या बना दिया? जिसमें प्राइम मिनिस्टर उसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होंगे। इस वर्ड का मतलब समझ लो बस, फिर छोड़ रहा हूं। एक्स ऑफिशियो, ये आ जाएगा तुम्हें एग्जाम में। एक्स ऑफिशियो, एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है हमारे इंडिया में कुछ पोस्ट तो क्वालिफिकेशन की वजह से मिलती है, और कुछ पोस्ट की वजह से मिलती है। जो पोस्ट हमें किसी पोस्ट की वजह से मिल रही है उसे एक्स ऑफिशियो पोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स ऑफिशियो पोस्ट। जैसे प्लानिंग कमीशन एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका चेयरपर्सन हमेशा वो होगा जो प्राइम मिनिस्टर होगा। तो ये एक्स ऑफिशियो पोस्ट हो गई। अब मान लो किसी कारण से प्राइम मिनिस्टर अभी मोदी जी है, मोदी जी की मान लो तबीयत खराब है, और उन्होंने कुछ समय के लिए किसी और को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। ऐसा भी हुआ है हमारे यहाँ। तबीयत खराब है या कुछ ऐसी चीज़ है, या इंडिया के बाहर है, या कुछ ऐसा रीज़न है, तो उन्होंने किसी और को बना दिया। अब सुनो, जिसको बनाया ना वो अपने आप प्लानिंग कमीशन का चेयरपर्सन बन जाएगा, क्योंकि प्लानिंग कमीशन के चेयरपर्सन बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड ही नहीं है। पोस्ट कैसे मिलेगी? एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो मतलब whoever is sitting on the post of prime minister will be deemed as chairperson of planning। जो भी इस कुर्सी पे बैठा होगा उसे अपने आप ये वाली कुर्सी मिल जाएगी। इसे एक्स ऑफिशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो इस कुर्सी पे बैठा होगा उसे अपने आप ये वाली कुर्सी मिल जाएगी। तो प्लानिंग कमीशन का चेयरपर्सन हमेशा वो बंदा होगा जो भारत का प्राइम मिनिस्टर जो बनेगा, उसे अपने आप ये वाली पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है, चलो इसके बारे में कल और बात करेंगे, नीति आयोग के बारे में।